हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्फिनाइट लेंथ के किसी स्ट्रेट एवं यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के बारे में। तो यहां पर एक बात समझना है सबसे पहले हम लोगों को, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इसके बारे में पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं, लेकिन आज फिर एक बार रिवीजन करा रहा हूं मैं। किसके बारे में? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी कोई चार्ज किसी लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और यहां पर एक बात दिया हुआ है, स्ट्रेट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जब लाइन के अलोंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लाइन जिसके अलोंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है। तो हम लोगों को केवल कंसीडर करना है यहां स्ट्रेट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। ठीक है। एक और बात यहां हेडिंग में दिया गया है, यूनिफॉर्म। तो यहां यूनिफॉर्म से मतलब है कि जो स्ट्रेट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो। मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के प्रत्येक पार्ट में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम टाइप से होना चाहिए, समान तरह से होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज का वैल्यू सभी जगहों पर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, और इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन L। क्या फॉर्मूला होगा? Q अपॉन L। लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। तो इसका मतलब हुआ, यहां देखिए, चार्ज अपॉन लेंथ, मतलब इन यूनिट लेंथ द अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इज नोन एज लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। यूनिट लेंथ में जितना चार्ज का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है। यहां ये स्ट्रेट यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिया गया है। आप अगर चाहें तो यहां नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी ले सकते हैं। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना लेंथ का? इंफिनिटी लेंथ का। मतलब ऊपर भी इंफिनिटी लेंथ और नीचे भी इंफिनिटी लेंथ। इसके बाद यहां पर लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज है लैम्डा। मतलब ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके पर यूनिट लेंथ में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कितना हुआ है? लैम्डा। लैम्डा क्या बताएगा? अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिट लेंथ। इट इज नोन एज लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब यहां देखिए, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, लेकिन कैसे कैलकुलेशन करेंगे? गॉसेज लॉ के एप्लीकेशन के द्वारा। तो यहां पर ध्यान देना है, जहां कहीं भी गॉसेज लॉ के एप्लीकेशन से कुछ भी कैलकुलेट करना होगा तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को करना चाहिए सबसे पहले क्लोज्ड सरफेस लेना चाहिए, जिसे कहते हैं गॉसियन सरफेस। इस क्लोज्ड सरफेस के लिए हम लोग गॉस के नियम, गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, इसके पहले, इस टॉपिक के पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे चुका हूं कि गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन करना हो, गॉसियन सरफेस लेना हो, तो गॉसियन सरफेस का शेप इस तरह का होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री का एप्लीकेशन आसानी से हो सके। यहां पर इसके पहले अगर पॉइंट चार्ज हो या चार्ज स्फेरिकल शेल के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो या सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज हो, इन तीनों केस में गॉसियन सरफेस कैसा लेते थे? स्फेरिकल लेते थे। यहां पर चार्ज एक
स्ट्रेट लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड। स्ट्रेट लाइन मीन्स वेरी थिन सिलेंडर। स्ट्रेट लाइन को बहुत बहुत पतला सिलेंडर हम लोग मान सकते हैं। तो यहां बहुत पतला सिलेंडर हो गया, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये कैसा है, सिलिंड्रिकल है। और इसलिए यहां गॉसियन सरफेस भी अगर हम लोग लेंगे तो कैसा लेंगे, सिलिंड्रिकल लेंगे। तो यहां पर देखिए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इसमें लेंथ L, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया और इसका लेंथ L हो गया। अब हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, लेकिन उसके पहले देखिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल पहले देते हैं आप लोगों को। यहां लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्ट्रेट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फिनाइट लेंथ, और इसके कारण कहा, यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो देखिए आप लोग को पता है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो और उसे बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना हो, तो स्ट्रेट लाइन को वेरी स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो प्रत्येक स्मॉल पार्ट को क्या कहेंगे, पॉइंट। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि पॉइंट्स के मिलने से क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, या कोई भी लाइन बनेगा। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पर एक बहुत छोटा पार्ट ले लेंगे, किसका, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये बहुत छोटा है, x डिस्टेंस के बाद इसका बहुत छोटा है, तो चार्ज क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा, dq। ठीक उतना ही नीचे भी x डिस्टेंस नीचे एक और बहुत छोटा पार्ट लेंगे, यहां क्या होगा, dq। फिर देखिए इधर भी dq, इधर भी dq। अब यहां से जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, इसका होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत छोटा है, पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, और फिर क्या करेंगे हम लोग, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कैसे, वेक्टर के मेथड से। तो इसका देखिए इधर के अलाउंग यहां अगर एंगल बना थीटा, तो यहां भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो यह जो है थीटा, इधर भी कितना होगा, थीटा हो जाएगा। तो यहां पर डीई कॉस थीटा, और इधर इसका कंपोनेंट हो जाएगा डीई कॉस थीटा। फिर देखिए इस डी का, इसका कंपोनेंट फाइंड करेंगे, इधर हो जाएगा डीई कॉस थीटा, ये कॉस नहीं होगा, सॉरी साइन थीटा होगा यहां, क्योंकि इधर डी का कंपोनेंट डी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा डी साइन थीटा। इधर डी कॉस थीटा, तो इधर हो जाएगा डीई साइन थीटा। समझ में आ गया। अब देखिए ऐड करेंगे कैसे, ये डीई और डीई तो खत्म हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों को क्या करेंगे,
जब ऐड करिएगा, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो रिजल्टेंट क्या होता है? 0 हो जाता है। ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब रह गया कौन? केवल डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में ना हो गया। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक यही काम करना है आगे। जैसे ये छोटा पार्ट लिए हैं, इसके बाद पुनः एक बहुत छोटा पार्ट ले लीजिए इधर, और वेरी स्मॉल पार्ट ले लीजिए यहाँ, फिर एक बहुत छोटा पार्ट इधर, फिर बहुत छोटा पार्ट इधर। ऐसे ही करते करते इधर इन्फिनिटी तक, इधर इन्फिनिटी तक अगर करें और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो हम लोग देखेंगे क्या कि इस लाइन के इधर परपेंडिकुलर में जो कंपोनेंट आएगा फील्ड का, वो तो कैंसिल हो जाएगा। केवल कौन सा कंपोनेंट रह जाएगा? लाइन के अलोंग वाला रह जाएगा। और सबको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट किधर हो जाएगा? इधर की ओर हो जाएगा। समझ में आया? तो हम लोग क्या भी देखें कि इंफिनिटी लेंथ का अगर यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसके कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के परपेंडिकुलर होगा और उसके अवे होगा। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पर इस तरह से फील्ड का डायरेक्शन होगा, ऐसे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर देखिए यहां पर सिमेट्री के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कैसे होगा। यहां देखिए आप लोग, ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिए हैं उसके एक्सिस के अलोंग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सिस के अलोंग है। तो यहां से चारों तरफ जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगा ना, जितना डिस्टेंस, मतलब सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का जो कर्व्ड पार्ट है वो यहां स्ट्रेट लाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, इसके लिए कर्व पार्ट हर तरफ क्या रहेगा? सेम डिस्टेंस पर रहेगा। तो जब सेम डिस्टेंस पर रहेगा तो कर्व पार्ट पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और डायरेक्शन चूंकि इंफिनिटी लेंथ का है तो डायरेक्शन यहां कहीं भी निकालेंगे फील्ड का, तो ये रेडियस के अलोंग और बाहर की ओर, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इंफिनिटी लेंथ का स्ट्रेट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसके कारण किसी भी पॉइंट पर फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? स्ट्रेट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के परपेंडिकुलर होगा और उसके अवे होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तब, अगर यहाँ निगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता तो किधर होता? फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होता। तो अब देखिए यहां पर क्या करना है हम लोगों को, गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन करना है। इसमें बताए थे कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के द्वारा इस गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, गॉसेज लॉ के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे, और फिर दोनों को इक्वल करके ई का कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए, तो यहां पर देखना है हम लोगों को सिमेट्री के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन से। तो ये हो गया, कहीं भी निकालेंगे तो यहां पर इसके परपेंडिकुलर होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के और अवे होगा। देखिए किसी भी सिलेंडर में 3 सरफेसेज होते हैं, 2 फ्लैट मतलब प्लेन और एक कर्व्ड। यहां देखिए फ्लैट सरफेस और ये कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो अब देखिए यहां फ्लैट सरफेस के लिए जब एरिया वेक्टर लेंगे तो प्लेन सरफेस के लिए तो एक ही होता है ना, ये हो जाएगा इधर एरिया वेक्टर और इधर हो जाएगा इसके लिए एरिया वेक्टर, और इस पर हर जगह फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के परपेंडिकुलर। अब यहां एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। यहां भी फील्ड का डायरेक्शन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के परपेंडिकुलर और अवे, तो यहां भी एंगल बन गया 90 डिग्री। और आप लोग पढ़े अगर किसी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए इसमें
since for each flat face of the cylindrical Gaussian surface A vector perpendicular A vector, then the electric flux through each फ्लैट फेस क्या होगा फाई यू यू मीन्स अपर फ्लैट फेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू लोअर फ्लैट फेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जीरो के बराबर होता है। अब हम लोग को फाइंड करना है कर्व्ड फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप लोगों को तो पता है कोई भी कर्व्ड सरफेस हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करना हो तो क्या करेंगे? कर्व्ड सरफेस पर एक वेरी स्मॉल पार्ट लेंगे, इतना छोटा कि वो अप्रोक्सीमेटली प्लेन की तरह एक्ट करेगा, एक पॉइंट बन जाएगा। और ऐसे कंडीशन में उस फ्लैट सरफेस के लिए, उस प्लेन सरफेस के लिए एक एरिया वेक्टर होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस स्मॉल पार्ट से निकाल के और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहां देखिए इस तरह से कर्व पार्ट है सिलेंडर का, पी पॉइंट पर फील्ड निकालना, यहां पर एक वेरी स्मॉल पार्ट ले लें, वेरी स्मॉल पार्ट, कितना छोटा? ये डी ए के बराबर। अब इसके लिए एरिया वेक्टर लेना है तो आप लोग याद करिए जब स्फेयर के सरफेस पर वेरी स्मॉल पार्ट लेते थे तो स्फेयर के सरफेस के किसी पॉइंट पर अगर एरिया वेक्टर लेना हो या किसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो तो क्या कॉन्सेप्ट बताए थे? स्फेयर के सरफेस के किसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर का मतलब होता है रेडियस। ठीक उसी तरह से सिलेंडर के कर्व्ड पार्ट के किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर का मतलब होता है वहां से ड्रा किया गया रेडियस। तो यहां पर यही काम करेंगे, यहां से रेडियस के अलाउंग एरिया वेक्टर लेंगे बाहर की ओर, ये होगा डी ए वेक्टर। तो जैसे पी पॉइंट पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गया, ऐसे कहीं भी आप लेते हो कर्व पार्ट पर कहीं भी लेंगे आप तो डी ए वेक्टर और ई वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और सेम हो जाएगा तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो यहां पर लिखना होगा नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू the curved part of the cylindrical Gaussian surface cylindrical Gaussian सरफेस क्या हो जाएगा? फाई सी, सी मीन्स
कर्व्ड हो गया ना। phi c इक्वल टू E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अब इंटीग्रेशन कर देंगे तो फ्लक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहां इंटीग्रेशन करना है तो C दे देंगे, लिमिट यहां नहीं लेंगे। क्लोज्ड सरफेस होता तो सर्कल बना देते हैं इंटीग्रेशन के सिंबल के ऊपर, लेकिन यहां तो कर्व्ड पार्ट है केवल, ये क्लोज्ड नहीं है। C रिप्रेजेंट करेगा इंटीग्रेशन फॉर द कर्व्ड पार्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। और यहां फाई से E इंटू DA इंटू कॉस 0 डिग्री एंड फाई से E इंटू DA इंटू 1 cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 एंड फाई से इक्वल टू E इंटू, देखिए DA क्या है, ये वेरी स्मॉल पार्ट है किसका, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का जो कर्व पार्ट है उस पर एक बहुत छोटा पार्ट है जिसका एरिया क्या है, DA है। अब एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एरिया ही ना मिलेगा। तो इंटीग्रेशन किसके लिए कर रहे हैं, कर्व पार्ट के लिए। तो टोटल एरिया किसका होगा, कर्व पार्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो कर्व पार्ट, सिलेंडर के कर्व पार्ट का एरिया क्या होता है, 2 पाई r इंटू एल। ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, पूरे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और वो कैसे निकालेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के जितने भी पार्ट हैं सबके थ्रू फ्लक्स का कैलकुलेशन करके और फिर सबका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ऐड करेंगे सबको। अब यहां देखिए, तो नाउ क्या करना है हम लोगों को, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the cylindrical Gaussian सरफेस क्या करेंगे, फाई टोटल इक्वल टू फाई यू प्लस फाई एल प्लस फाई सी। फिर हो जाएगा यहां फाई टोटल इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस E इंटू 2 पाई आर इंटू एल। और यहां हो जाएगा फाई टोटल इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और अब एक उपाय तो और है, कौन सा, अब हम लोग गॉसेज लॉ के एप्लीकेशन से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पर पहले आप लोग इतना लिखिए, अच्छे से इसे समझना है, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 12 के एग्जामिनेशन के लिए। तो यहां पर लिखना होगा फ्रॉम गॉसेज लॉ फ्रॉम गॉसेज लॉ क्या करेंगे, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द cylindrical Gaussian surface cylindrical Gaussian surface के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स I total इक्वल टू Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन 0। Q enclosed क्या है? जिस क्लोज्ड सरफेस के लिए गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन करना है उसके अंदर स्थित टोटल चार्ज। तो यहां हम लोगों को ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है उसके अंदर टोटल चार्ज का कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो है यहां से यहां तक है, कितना लेंथ का? L लेंथ का। तो जितना इस सिलेंडर का लेंथ है, जो चार्ज का स्ट्रेट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका भी L लेंथ कहां होगा? इस सिलेंडर के अंदर में होगा। तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का L लेंथ सिलेंडर के अंदर में है और लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या है? लैम्डा है। तो आप लोग पढ़े हैं ना, Q इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। तो Q इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा इंटू L। तो लैम्डा में L से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना लेंथ से उतना लेंथ में टोटल चार्ज का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहां पर कहेंगे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना हो गया? लैम्डा इंटू L। यहां होगा 5 टोटल इक्वल टू लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन 0। इक्वेशन सेकेंड, वेयर Q enclosed लैम्डा इंटू L। ठीक है, और अब क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन सेकेंड का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। इक्वल कर देंगे हम लोग। तो यहां लिखना है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, E इंटू 2 पाई R इंटू L इक्वल टू सेकेंड का राइट हैंड साइड लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। L और L कैंसिल, यहाँ E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई R इंटू एप्सिलॉन 0 एंड E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। और इसे लिख सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। देखिए, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग अब तक जितना भी कुछ पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के कारण, सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज के कारण, इन्फिनाइट लेंथ का यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आज पढ़े हम लोग, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो हर जगह बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो R पर कैसे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो ऐसे रिलेशन को याद रखना है। कभी कभी 12th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट डे हम लोग फिर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज आप लोग जो क्लास हुआ, आज जो पढ़ाया गया, स्ट्रेट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसका लेंथ इंफिनिटी हो और इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रूप से हुआ हो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कैलकुलेशन किया हम लोग, ये 12th के एग्जाम में
पूरा डिराइवेशन करने के लिए, ये फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए, और कभी कभी इस पर फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं। इसलिए आज के टॉपिक को आप लोग अच्छे से रिवीजन करना है, पेपर पे अब खुद से कॉपी पर लिखना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है।